Good morning, everyone. We have finished this topic, saturation current, and the topic effect of potential. This topic was going on. तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि ये जो डायग्राम है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, दिस डायग्राम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पूरा फिनोमिना जो है वो आपको इसी डायग्राम से समझ आने वाला है। तो जैसा मैंने आपको इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में बताया था, सैचुरेशन करंट, एक बार वहाँ से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि सबसे पहले अगर हम पोटेंशियल का इफेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं तो हमें बाकी के दो फैक्टर्स यानी कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट लेना है। सुटेबल फ्रीक्वेंसी है और इंटेंसिटी कांस्टेंट है। तब हमने क्या किया है, पोटेंशियल को हमने चेंज किया। पोटेंशियल किसका, कैथोड और एनोड प्लेट के बीच का पोटेंशियल। तो हमने एनोड पोटेंशियल को इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया। तो जब हम एनोड पोटेंशियल को पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जब एनोड प्लेट पर आ जाते हैं तो करंट सैचुरेट हो जाती है। दिस करंट इज़ नोन एज सैचुरेशन करंट। उसके बाद हमें ग्राफ की जो बैक साइड है वो भी स्टडी करना है। आई विल शो यू द ग्राफ ऑल्सो कि अब हमें क्या करना है, अब हमें पोटेंशियल को कम करते जाना है। अभी हमने इंक्रीज़ किया था और सैचुरेशन करंट तक पहुंच गए थे। अब अगर हम पोटेंशियल को कम करते जाएं तो पहले जितनी भी वैल्यू है उससे हमने डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया और उसके बाद जब हम ज़ीरो वैल्यू तक पहुंच जाते हैं तो ज़ीरो वैल्यू पोटेंशियल की है। एनोड प्लेट का पोटेंशियल ज़ीरो है लेकिन फिर भी करंट जो है वो ज़ीरो नहीं हो पाती क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी और इसको कम करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब हमने एनोड प्लेट का पोटेंशियल ज़ीरो कर दिया तब भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब एनोड प्लेट का पोटेंशियल और कम करना पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट को ज़ीरो बनाने के लिए। तो लेट्स स्टडी दिस फ्रॉम ग्राफ। ठीक है, उसको ग्राफ से आपको ये समझ में आने वाला है। तो दिस इज़ द ग्राफ। अब नाउ स्टडी द ग्राफ वेरी केयरफुली, वेरी सीरियसली। ओके, तो ये था हमारा ग्राफ और इस ग्राफ में आपको कौन सा पोर्शन स्टडी करना था, ओनली ऑफ दिस I1। ठीक है, ग्राफ बहुत सारी चीज़ों का मिक्स्ड ग्राफ है और हमने ग्राफ का कौन सा पोर्शन स्टडी कर रखा है, ये वाला पोर्शन जिसमें एक तो ये इंक्लाइंड लाइन आपको मिल रही है यहाँ से यहाँ तक और एक आपको सीधी लाइन मिल रही है, ये सैचुरेशन करंट बता रही है। अब मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ तक इस पोटेंशियल तक ऑलरेडी हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पर है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, पोटेंशियल को कम करना है। कम करते गए हम पोटेंशियल को, कहाँ पहुँच गए हैं, ज़ीरो पे। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये ज़ीरो पोटेंशियल है और इस ज़ीरो पोटेंशियल पर जब हम पहुँच जाते हैं तो हमारी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़ीरो नहीं है क्योंकि पोटेंशियल ज़ीरो होने का मतलब आप कहाँ पहुँच गए हैं, आप इस वाले पॉइंट पर हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल तो ज़ीरो है लेकिन करंट की अभी भी इतनी वैल्यू है। तो आपको करंट को ज़ीरो बनाने के लिए, करंट कब ज़ीरो होगी, करंट तब ज़ीरो होगी जब ये वाली लाइन यहाँ तक आ जाती है। तो करंट को ज़ीरो बनाने के लिए आपको पोटेंशियल को फिर से कम करना पड़ रहा है, यानी कि हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। और हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाने के बाद जब एक वैल्यू -V0 पर पहुँचते हैं तो आप देख रहे हैं कि -V0 वैल्यू पर दोनों चीज़ें, जो पोटेंशियल है वो ऑलरेडी नेगेटिव में चल रहा है लेकिन जो करंट है दैट विल बिकम ज़ीरो एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट घटकर कहाँ जाती है, यहाँ इस लाइन पे। ये ब्लू लाइन जो है वो यहाँ टच कर रही है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़ीरो है इस वाले पॉइंट पर। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पर ज़ीरो हो जाती है वो ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल, तो दैट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, दैट वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स ज़ीरो या फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स कंप्लीटली इज़ नोन एज कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पर। जैसा कि सैचुरेशन करंट में पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, उसी तरह से स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने आप में कैसी वैल्यू है, नेगेटिव, उस पर करंट कैसी होनी चाहिए, ज़ीरो। एक साइड आप स्टडी कर रहे हैं सैचुरेशन करंट और दूसरी साइड आप स्टडी कर रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें जब आप एक साथ स्टडी करेंगे देन कन्फ्यूज़न में भी देयर हो सकता है। आपको एक एक टॉपिक लग रहा है आसान है, हम लैंग्वेज बना लेंगे। दूसरी बात, लैंग्वेज को फ्रेम करना भी इम्पॉर्टेंट है कि आपने एक पूरा टॉपिक स्टडी कर लिया, एक ग्राफ आपको बहुत अच्छे से आ गया लेकिन इसमें शॉर्ट टॉपिक आया, डिफाइन सैचुरेशन करंट, तो अब आप कौन सी लैंग्वेज लिखेंगे, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल,
तब कौन सी लैंग्वेज लिखेंगे। तो हियर लैंग्वेज मैटर्स, ग्राफ मैटर्स, एक्सपेरिमेंटल स्टडी डायग्राम मैटर्स एंड दिस होल एक्सप्लेनेशन मैटर्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आपको क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू मी जो बेटर वे है वो ये नहीं है कि हम एक एक चीज़ को स्टडी करें, बेटर वे ये है कि हम थॉरोली पूरा टॉपिक स्टडी करें। हमने उसमें ग्राफ भी पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा है और एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी पढ़ा है। उसके बाद सबको रिलेट करके फिर हम कहीं से भी कुछ भी आए तो अपनी लैंग्वेज बना के आंसर लिख सकते हैं, रीजनिंग का आंसर दे सकते हैं और MCQ का आंसर दे सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आप ग्राफ का इतना पोर्शन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्टडी करना है कि ये 3 लाइन्स यहाँ क्यों बनी हैं, I1, I2 और I3। तो आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर दिखा रखा है कि I3, I2 और I1 तीनों अलग अलग इंटेंसिटीज़ हैं। दीज आर नॉट करेंट्स, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, इंटेंसिटी। तो पहले आपने स्टडी किया था कि जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी भी आपने कांस्टेंट ली थी। बट अब हमें क्या करना है, मान लीजिए कि हमने इंटेंसिटी को चेंज कर दिया, एक ऐसा सोर्स लिया जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी है, I3, देन I2, देन I1। तो I1 पे आप ऑलरेडी थे, आपने I1 से इंटेंसिटी सोर्स की बढ़ा दी या दूसरी ज़्यादा इंटेंसिटी वाला सोर्स ले लिया, तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप देख रहे हैं जब आपने इंटेंसिटी I2 का सोर्स लिया तो वो I2 वाली इंटेंसिटी का सोर्स यहाँ पे मीट कर रहा है। इसका मतलब जो I2 वाली इंटेंसिटी का सोर्स है वो क्या बढ़ा रहा है, करंट। पहले करंट आपको यहाँ मिल रही थी, अब करंट थोड़ा ऊपर मिल रही है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो वही केस जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे, वो केस आपने कहाँ स्टडी किया था, जो आपका सबसे पहला इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी था। तो इसका मतलब वो केस यहाँ फिर से रिपीट हो गया कि इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इंक्रीज़। ठीक है, अब दूसरा जो यहाँ फिनोमेना हमें देखना है या दूसरा केस देखना है वो ये है कि आपके पास ज़्यादा इंटेंसिटी वाला सोर्स है, I2 है आपके पास, लेकिन जब आप यहाँ पर लेकर आते हैं उसको ज़ीरो पोटेंशियल कर देते हैं तो करंट की वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा है पहले वाले केस से, लेकिन अब आपको करंट को ज़ीरो बनाना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरफ जब आप जाते हैं, अपने पोटेंशियल को फिर से डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया और आप कहाँ पहुँच जाते हैं, इस वैल्यू पर। तो देखिए इंटेंसिटी ज़्यादा थी लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही चाहिए जितना पिछले वाले केस में चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो कट ऑफ पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, उसके लिए चाहे कितनी भी ज़्यादा इंटेंसिटी हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सोर्स की इंटेंसिटी ज़्यादा थी लेकिन फिर भी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो उतने ही वोल्टेज पर स्टॉप हो रही है। तो एक आपको यहाँ से जो पॉइंट मिला है दैट इज़ व्हाट कि जो इंटेंसिटी है, जो पोटेंशियल है एनोड प्लेट का, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक पॉइंट ये और मिल रहा है। ओके, तो देखिए आपने इसमें क्या क्या पढ़ा है, इसमें आपने पढ़ा है सैचुरेशन करंट को, स्टॉपिंग पोटेंशियल को पढ़ा है आपने, और इंटेंसिटी अगर इंक्रीज़ कर देते हैं तो क्या इंक्रीज़ होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर देने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा चाहे कितना भी इंटेंस सोर्स हो। एक आपने पॉइंट ये पढ़ा। उसके बाद इसी में आपको मिलता है ये वाला रिलेशन। अब देखिए ये रिलेशन क्या बता रहा है, ये भी जो रिलेशन है वो जो पोटेंशियल है एनोड प्लेट का उसका और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बता रहा है। तो इस रिलेशन के हिसाब से के मैक्स यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू EV नॉट। का मतलब यहाँ क्या है, EV नॉट का मतलब है आप पढ़ चुके हैं W, वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, और यहाँ से आप अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पुट करें तो EV बन जाएगा, और अगर बात स्टॉपिंग पोटेंशियल की हो तो EV नॉट बन जाएगा। तो यानी कि ये जो रिलेशन है ये किसका है, ये वर्क डन का रिलेशन है। तो वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी और वर्क डन जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं, दैट इज़ क्लियर। तो ये रिलेशन जो है ये बता रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, यानी कि जितना वर्क डन है उतनी एनर्जी है, या फिर जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन किसकी एनर्जी और किसका वर्क डन है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए
जब हम एनोड प्लेट का हमने पोटेंशियल पॉजिटिव रखा था और हम सैचुरेशन करंट पर पहुंच गए थे, तो सैचुरेशन करंट का मतलब क्या हुआ कि प्लेट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था और उस पर काइनेटिक एनर्जी सारे इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग थी। तो कोई ऐसा भी इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ। और अगर हमें अब एनोड प्लेट का पोटेंशियल घटाना पड़ रहा है, अब हम सैचुरेशन करंट के अपोजिट ग्राफ को पीछे ले जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, एनोड प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, यानी कि करंट क्या हो गया, कम्प्लीटली स्टॉप। तो इसका मतलब कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं करंट को ज़ीरो बनाने में, तो वो एक्सटर्नल वर्क किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, कितना होना चाहिए मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना होना चाहिए जितनी की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी उस इलेक्ट्रॉन की, जो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन को रोकने में सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमें कितना लेना पड़ेगा, जितनी की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हुआ है कि ऑलवेज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, उस किस कंडीशन में, जब सैचुरेशन करंट थी। और अगर हम घटाते हुए पीछे लाते हैं तो ये आया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप करने के बराबर। ओके, तो ये रिलेशन यूज़ हो सकता है आपका न्यूमेरिकल्स में भी और रीजनिंग में भी, कहीं से क्वेश्चन आ सकता है इसका, ठीक है। तो आपको एक ये पॉइंट यहाँ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो ग्राफ है ये बहुत सारी चीज़ों का कंबाइंड ग्राफ है, लेकिन कभी भी अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल या कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल या एनोड पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनवाने के लिए आता है, तो बनाना आपको ये कंबाइंड ग्राफ ही पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ में क्या करना है आपको, ये याद रखिएगा, ग्राफ इसी तरह से बनता है, कभी भी सेपरेट ग्राफ नहीं बनेगा। एक सेपरेट ग्राफ बस इंटेंसिटी का है, बाकी फ्रीक्वेंसी और इसमें हमेशा कंबाइंड ग्राफ है। और ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। एक बार मैं इसको यहाँ से दिखा दे रही हूँ कि जब आप इसको नोट कर रहे थे, जो आपको नोट्स चाहिए यहाँ पर, तो वो नोट्स हैं आपके, ये पॉइंट नंबर 2 था हमारा, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। और इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में हमने लिखा है, वी कीप द इंटेंसिटी I1 एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कांस्टेंट and increases the positive potential on plate A gradually. It is found that, तो ये एक्सप्लेनेशन में भी आ रहा है और ये सेपरेट डेफिनेशन है सैचुरेशन करंट की भी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल till a stage is reached when the photoelectric current becomes maximum and does not increase further with the increase in accelerating potential. This maximum value of photoelectric current is called saturation current. तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद ग्राफ का पीछे वाला जो पार्ट है वो एक्सप्लेन होगा, तो उसके लिए यहाँ लिख रखा है एट दिस स्टेज, ये सैचुरेशन करंट तक ही है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय द प्लेट सी आर कलेक्टेड बाय द प्लेट ए। Now if we apply a negative potential on plate A, अभी ये stopping potential के लिए है, with respect to plate C and increases its magnitude gradually, negative direction में अगर potential को बढ़ाते जा रहे हैं, then photoelectric current decreases rapidly until it becomes 0. The value of the retarding potential at which the photoelectric current becomes 0 is called cutoff और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये आपकी डेफिनेशन इतनी सेपरेट है स्टॉपिंग पोटेंशियल की, अगर अलग से आती है, और बाकी होल एक्सप्लेनेशन है। और ये ग्राफ का कंक्लूज़न, क्योंकि ग्राफ के कंक्लूज़न में ही ये रिलेशन भी आने वाला है, हैंस फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। अभी आपने पढ़ा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये जो ग्राफ है इसमें ये 3 जो इंटेंसिटी हैं, इनका पीछे वाली साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो जो गिवन फ्रीक्वेंसी है उसके लिए जो इंटेंसिटी है उसका कोई रोल नहीं है। इट मीन्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। आप ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं होता है। इंटेंसिटी से क्या इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, स्पीड इंक्रीज नहीं होती है। तो यहाँ तक आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया है। फिर आपका न्यू जो टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज़ इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर
भी ग्राफ उन्हीं एक्सिस के बीच में है। ये ग्राफ फिर से फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में ही है। अगर आपसे ग्राफ जिस नाम से पूछा जा रहा है, अगर ग्राफ बोला जा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में बनाना है, तो आप यही ग्राफ बनाएंगे। अगर दूसरा ग्राफ होगा तो जिन एक्सिस के बीच में कहा गया है उसमें ही बनाना है, क्योंकि इसमें एक और ग्राफ आपका आता है, ये है फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। तो एक बार ये याद रखिएगा कि किसके बीच में ग्राफ बनाना है। ऐसा ना हो कि आपको टॉपिक से डाउट हो कि ये वाला ग्राफ बनाना है हमें, लेकिन एक्सिस के नाम याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और डिफरेंट है, अभी तक आप इंटेंसिटी और पोटेंशियल का इफ़ेक्ट किस पर देख रहे थे, करंट पर, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का इफ़ेक्ट किस पर देखना है, करंट के साथ साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल पे भी देखना है। करंट पर भी इफेक्ट होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर भी होगा। तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये ग्राफ है। तो दिस विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट टर्न। ओके, थैंक यू।